मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो सिक्स्थ सेमेस्टर का जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। कौन सा जो पेपर होगा आपके सामने? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का, उससे संबंधित ये जो आपके सामने क्लास कराने वाला हूं, ये एक प्रकार की पूरी क्रिस्प आपके सामने इसमें रिवीजन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रिवीजन किस चीज का? आपका सिलेबस का, कि भाई आपके सामने कितना सिलेबस आने वाला है उसका क्रिस्प आपको बता दूंगा। क्या कितना सिलेबस आएगा और कितने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप पढ़ लोगे तो आपके सामने लगभग पर्सन वहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, सिलेबस प्लस टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा पेपर आता है, सारी की सारी चीजें इसी में देखने को मिलेगा। सब कुछ डिकोड कर रखा है, सब कुछ आपके सामने खोल कर रख दूंगा कि आपका पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़े इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सामने 40,000 सब्सक्राइबर का अपन टारगेट लेकर चलते हैं भाई। आपके सामने आप इस वीडियो में को देखोगे और सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करोगे, लगातार फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अब आप 6 सेमेस्टर तक आ गए हो, सभी सेमेस्टर में मैंने आपका रेगुलर साथ दिया है। आपका बस इतना काम है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा आपके सामने क्या है? आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने क्या कर सकते हो? पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। और इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसके नोट्स वाली पीडीएफ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर जरूर से आप कर सकते हो रिवीजन। अब आप सबको पता भाई, अब आपके सामने अब आप आ चुके हो 6 सेमेस्टर के अंदर, और ये आपका आखिरी सेमेस्टर है भाई। क्या है? ये आपका आखिरी सेमेस्टर। पहले बता देता हूं, सभी सब्जेक्ट को पास करना जरूरी है आपको, सभी सब्जेक्ट को पास करना लास्ट तक जरूरी है, को पास करना जरूरी है। अगर नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको डिग्री है वो नहीं मिल पाएगी। तो सभी सब्जेक्ट को भाई आप पास करना जरूरी है। तो इस बार आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, खास करके 6th सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों की। इतने दिन मौज मस्ती में निकाल दिए, चल गए, लेकिन इस सेमेस्टर में आप बिल्कुल भी मौज मस्ती करने की जरूरत नहीं, वरना एक साल आपका पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। चलिए इसमें आगे बढ़े। तो आपका जो पता है अब पेपर है ना, चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो और चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो। किसके? रेगुलर के स्टूडेंट हो। समझ में आ गया? चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए स्टूडेंट के लिए अब आता है पेपर कॉमन पेपर। कैसा पेपर आता है? कॉमन पेपर देखने को मिलता है, दोनों के लिए आपके सामने समान पेपर देखने को मिलता है। और शब्द कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का। कितने नंबर का होता है भाई? 120 नंबर का पेपर होता है। और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 48 नंबर आपको पास होने के लिए इसमें चाहिए होते हैं। 3 घंटे का आपको पेपर देखने को मिलता है। कितने देर का? 3 घंटे का। और काफी बच्चों को यह सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब एग्जाम में रूम में बैठते हैं तो उनको लगता है कौन जल्दी पेपर देकर आएगा, ये कौन जल्दी पेपर देने आने के चक्कर में तो बैक लगवा लेते हो। समझ में आ गया? तो इस बार पूरे 3 घंटों का यूटिलाइज करो ताकि आपके सामने पूरे में से पूरे नंबर आ सके। और कैसे करना है इसके बारे में आपको सारा का सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपके सामने अगर मैं आपको बताऊं आपके एग्जाम पैटर्न की, तो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें सबसे पहले आता है खंड ए। क्या आता है आपके सामने? खंड ए आता है। पेपर वो 3 भागों में आता है, उसमें सबसे पहले आता है पार्ट ए, जिसको मैं खंड ए भी बोलता हूं। उसमें खंड ए, जिसमें आपके सामने 10% देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आते हैं, पर यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक प्रश्न को आपको करना जरूरी है। क्या है? प्रत्येक प्रश्न को करना जरूरी है। क्या करना? प्रत्येक प्रश्न को आपके सामने करना है वो जरूरी होता है। समझ में आ गया? और इनका सॉल्यूशन आपको कितने शब्दों में बनाना है? 20 शब्दों में। कितने शब्दों में बनाना है? 20 वर्ड्स में आपके सामने 20 वर्ड्स में सॉल्यूशन बनाना है, जिसका अर्थ होता है आपको 2 से 3 लाइन में आपको सॉल्यूशन बनाना है। कितने लाइन में? 2 से 3 लाइन में आपको इसका सॉल्यूशन बनाना है, मतलब 20 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना है। 2 से 3 लाइनों में इनका सॉल्यूशन है वो आपको बनाना है। काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, आपके सामने एक एक पेज पूरा इसी के अंदर 100 टाइप क्वेश्चन में भर देते हैं, बोले जितने ज्यादा पेज भरूंगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। और इसके चक्कर में लास्ट में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन उनके रह जाते हैं। कौन से? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है वो रह जाते हैं। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है भाई, 2 से 3 लाइनों में ही आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया? सबसे जरूरी पहलू। अगले वाले पहलू की बात करें आपके सामने, अगले वाला पहलू आता है खंड बी। ये मत देखना भाई, इसमें थोड़ा सा मार्किंग में गलतियां कर रखी हैं। ये इसमें पार्ट ए को पार्ट बी और पार्ट बी को पार्ट ए बना रखा है। अगले वाला आता है पार्ट बी।
कौन सा पार्ट भी आता है जिसमें आपके सामने जो आपकी चारों यूनिट है, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उस चारों यूनिट में आपके सामने एक एक पर्सन देखने को मिलता है। कितना? एक एक पर्सन देखने को मिलता है। और इसमें जो आपको पसंद है, इसमें कोई अथवा नहीं होती है। आपको यूनिट फर्स्ट का पर्सन अच्छे से आता था, यूनिट फोर का पर्सन अच्छे से आता है, आपको ये कर लिया। किसी स्टूडेंट को यूनिट फर्स्ट से पर्सन आता था, यूनिट थर्ड से आता था, उसने वो वाला कर दिया। तो आपको जैसा पसंद आए वैसे आपके सामने 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने? 4 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। शब्द सीमा की बात करूं तो शब्द सीमा आपके सामने 100 से लेकर 150 शब्दों तक की शब्द सीमा देखने को मिलती है। 100 से लेकर 150 शब्दों की शब्द सीमा देखने को मिलती है। 100 से 150 शब्दों का अर्थ क्या होता है भाई? लगभग आपके सामने 1.5 पेज आपको भरना होता है। 1.5 पेज कितना होता है भाई? 1.5 पेज की बात करूं आपके सामने, ये आपकी कॉपी है तो इसके आगे वाला पेज, इसके पीछे वाला और दूसरे वाले पेज का आगे वाला पेज, तो इस हिसाब से आपको 1.5 पेज आपके सामने इसका आपको भरना होता है। चलिए अगले वाला आता है आपके सामने खंड स, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा नंबर आपको इसी पार्ट को करने के लिए करते हैं। आपको पास होने में आपके सामने इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। पार्ट सी का, पार्ट सी आता है आपके सामने, पार्ट सी, उसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं? आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब निबंधात्मक प्रश्नों की बात करूं मैं, निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2-2 आएंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब से 2-2 प्रश्न। समझ में आ गया? इन सबसे 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और उसमें से कोई एक एक प्रश्न आपको करना है। मतलब जैसे यूनिट से 2 प्रश्न आ रखे हैं, उसमें से आपको पहले वाला प्रश्न है वो पसंद आ गया, दूसरी यूनिट से दूसरे वाला, तो आपको एक एक प्रश्न करना होता है। इस हिसाब से आपको कितने प्रश्न करने होंगे भाई? 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इस बार थोड़ा पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। 4 क्वेश्चन आपको देखने को करने होते हैं। 4 के 4 प्रश्नों का सोल्यूशन आपको कितने शब्दों में भाई? 300 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। 300 शब्दों का अर्थ कितना है? लगभग 2.5 पेज। लगभग कितने पेज आपके सामने? 2.5 पेज में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। लगभग 2.5 पेज के हिसाब से आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। 2.5 पेज कितने होते हैं? जैसे ये वाला है तो इसके आगे वाला, ये इसके पीछे वाला एक, आगे पीछे वाला एक, आगे पीछे वाला और दूसरे का आगे वाला पेज, इस हिसाब से आपको 2.5 पेज आपके सामने भरने होते हैं। इस प्रकार से आपको करना होता है। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा आपके सामने वही है, पार्ट सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नंबर भी यही से आते हैं, तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज आपको देना है। समझ में आ गया ना? अच्छे से समझ लेना भाई। चलिए अब आपके सामने प्रश्नों को करने का तरीका कैसे, क्योंकि कोई भी प्रश्न होता ना, है ना, खंड ए हो गया, खंड ब हो गया और खंड से हो गया। देखो थोड़ा वीडियो में टाइम जरूर देना पड़ेगा आपको। मेरे वीडियो लंबे होते हैं लेकिन आपको हर चीज के बारे में बता दूंगा कि कौन से पेपर में कौन सा प्रश्न कैसे करना है और किस प्रकार का प्रश्न आएगा। समझ में आएगा? सबसे पहले आता है पार्ट ए, जिसमें आपके सामने फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। कोई लंबी कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ सीधा जवाब देना, वर्ष व डायरेक्ट, डिस्ट्रिक्ट या व्यक्ति का नाम। कैसे प्रश्न आएंगे? 20 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना है। कितने शब्दों में? 20 शब्दों में। इसका अर्थ क्या है? 2 से 3 लाइन। अब 2 से 3 लाइन में कोई इतिहास की घटना तो नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि भाई कोई किताब है वो किसने लिख रखी है। समझ में आ गया? आपके सामने कोई जिले का नाम पूछ लिया, समझ में आ गया? कोई जिले का नाम पूछ लिया, कोई घटना पूछ ली, ये घटना कब हुई, ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। समझ में? तथ्यात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न आते हैं? तथ्यात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं पार्ट ए के अंदर। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, कोई घटना है वो कब देखने को मिली, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो घटना हुई, कौन से व्यक्ति, किसान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया? तथ्यात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर आता है खंड ब। खंड ब में आपके सामने भाई लगभग 150 शब्दों में, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आपके सामने सॉल्यूशन बनाना होता है। तो इसमें आपके सामने क्या है? एक लाइन, एक लाइन नहीं भाई, 5 लाइन। 5 लाइन आपके सामने प्रस्तावना की, कम से कम 10 बुलेट पॉइंट। समझ में आ गया? और एक लाइन प्रेक्षक को दिखाएं कि आप विशेषज्ञताओं को समझते हो। मतलब एक आध लाइन में आप कुछ ऐसा कर दो कि कोई कथन बता दो या कोई ऐसा बुलेट पॉइंट बनाओ जिससे आपको जो टीचर है वो कॉपी जांच करे, उसको मजा आ जाए देखकर। तो देखो कैसे करना है पार्ट बी को करने का तरीका। सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे ना,
फॉर्मेट वही रखना है। तो कम से कम 5 से 7 लाइन आपको लिखनी है। कितनी लाइन लिखनी है? 5 से 7 लाइन उसमें लिखनी है। फिर आपके सामने हेडिंग बनाओगे, एक ही हेडिंग बनानी है। एक हेडिंग बनाओगे, उसके अंदर कम से कम 10 से 15 बुलेट पॉइंट। समझ में आ गया? और लास्ट में निष्कर्ष आपके सामने बनाकर आना है। समझ में आ गया? और कम से कम आपके सामने आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको एक सबसे जरूरी पहलू इस चीज का ध्यान रखना है, आप कोई ना कोई ऐसी चीज लिख कर आओ कि जो टीचर है ना उसको ब्लैक पेन से, आप हेडिंग है ना, हेडिंग वगैरह उसको ब्लैक पेन से लिख कर आओ, जाके जो कॉपी जांच करे उसको भी कॉपी जांच करने में अच्छा लगे। समझ में आ गया? खंड 6, विस्तृत आउटपुट देखने को मिलता है, आकर्षक प्रस्तावना लिखनी है। राजस्थानी कहावत लिखो, कोई इतिहासकार का कथन लिखो। फिर आपको डायग्राम, मैप और आलोचनात्मक कथन लिखना। रुको, इसको अगर दिखाया गया, नहीं लिखाया गया है। जब आपके सामने पार्ट सी की बात करूं तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे। प्रस्तावना लिखोगे कम से कम 10, वही 5 से 7 लाइन सेम, है ना। लेकिन इसमें कोई इतिहासकार का कथन, कोई इतिहासकार का कोई कथन है ना, वो आपको लिखना है। कोई इतिहासकार का कथन है ना, वो आपको बाकायदा लिखना होता है। समझ में आ गया? और उसको बुलेट पॉइंट बना, मतलब उसको एक लाइन लिखोगे तो ब्लैक पेन से लिखोगे और ब्रैकेट में लिखना है। किसमें? ब्लैक पेन से लिखोगे और आपके सामने इस प्रकार से कोष्टक बनाकर आपको लिखना है, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति उसको पढ़ने में अच्छा लगे। समझ में आ गया? डायग्राम बनाकर आओगे और आपके सामने अंत में निष्कर्ष लिखकर आओगे। इस प्रकार से आपको पूरा के पूरे पॉइंट है वो बनाकर आने। चलिए भाई, अब आपके सामने यूनिट पर, कौन सी यूनिट पर कैसे फोकस करना उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके सामने कौन सी यूनिट पर? क्रिस्प सिलेबस की आपके सामने कैसा कैसा आपको चीजों ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में प्राचीन सभ्यताओं वाले प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं? प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। और इस यूनिट से पार्ट ए, मतलब खंड ए और खंड ब से प्रश्न आएगा। मतलब लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। अरे कोई बताता है क्या आपको कि कौन सी यूनिट से कौन सा प्रश्न ज्यादातर आ सकता है? मैं बताऊंगा आपको। आपको यूनिट नंबर फर्स्ट से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? क्यों? इसमें जो पुरातात्विक स्थलों की नदियां कौन कौन सी खोज करता है, उसमें मिली हुई वस्तुओं की लिस्ट रख ले। कौन सी जो आपके सामने जगह है उसकी किसकी खोज की, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई, आर्य सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आते हैं। और कौन सी नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल मिलता है उसके बारे में आपको रट लेना। वहां पर कौन कौन सी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, ये प्रश्न आएगा सेक्शन ए में, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में, यूनिट नंबर 5 से। समझ में आ गया? ये प्रश्न आएगा। यूनिट नंबर 5 से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा बड़े वाला। कौन से वाला? पार्ट सी से। कौन से? पार्ट नंबर सी, मतलब निबंधात्मक प्रश्न आएगा यहां से। छोटे वाले प्रश्नों को रटने की जरूरत नहीं है आपको। कुंभा, संगा, प्रताप और चंद्रसेन के बड़े उत्तरों की प्रैक्टिस करें और युद्ध क्रम का कालक्रम भी रटें। अगर यहां से पार्ट ए में अगर कोई प्रश्न आएगा ना, तो युद्ध से संबंधित प्रश्न आएगा। लेकिन यह समझ लो कि पार्ट सी तो लगभग आपके सामने जो यूनिट नंबर 2 है उससे तो आएगा। समझ में आ गया आपके सामने? और इसमें कुंभा, प्रताप और इनके जो युद्ध है उसके बारे में प्रश्न देखने को मिलता है। समाज और वास्तुकला में आपके सामने सभी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर किलों, मंदिरों की विशेषताएं, मतलब कौन से किला है उसकी क्या विशेषता है, कौन सी मंदिर की आपके सामने को विशेषता, वो पॉइंटों को याद करना। मराठा आक्रमण की कहानी की तरह समझे। मराठा आक्रमण राजस्थान के ऊपर होता है तो क्यों होता है, उसको एक कहानी की तरह आपको समझ लेना। बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें कवर भी कराऊंगा। यूनिट नंबर 4, ब्रिटिश प्रभाव, जिसमें आपके सामने जो निबंधात्मक प्रश्न है, पार्ट सी के निबंधात्मक प्रश्न वो देखने को मिलेंगे। प्रशासनिक सामाजिक बदलाव 1857 की क्रांति व हेडिंग में बांटकर पढ़े। क्या करना है? प्रशासनिक समाज में बदलाव कैसे होता है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए भाई, पार्ट सी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपके सामने। पार्ट नंबर सी क्या होता है? जो पार्ट नंबर सी है सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है, तो उसको कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। इसमें
राजस्थान के इतिहास के बड़े उत्तर लिखते समय रफ मैप या ब्लैक ब्लैक डायग्राम बनाना आपके रातों रात मतलब नंबर बढ़। देखो अगर आप चाहो ना, अगर आपके चित्र बनाने की कला अगर आपके अंदर अच्छी है तो इस प्रकार से आपके सामने समझा सकते हो। जैसे कि कालीबंगा वो हनुमानगढ़ के अंदर आपके सामने जो सभ्यता देखने को मिली, गणेश्वर वो सीकर के अंदर देखने को मिलती है, और आड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर। लेकिन अगर आपको चित्र बनाना है तो प्रैक्टिस करके जाओ, चित्र बनाने की प्रैक्टिस करके जाओ। प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ में तुरंत बनाकर बता दिया, गणेश्वर आपके सामने सीकर में देखने को मिलती है, आड़ सभ्यता उदयपुर में। अगर ऐसा अगर कोई चित्र बना दिया ना, अरे मैं बता रहा हूं आपको, कोई नंबर आपका काटेगा नहीं, सारे सारे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी महलों की किस तरीके से आपके सामने मुख्य द्वार होता है महल, ऐसा तो डायग्राम आप नहीं बना पाओगे भाई, लेकिन ऐसे वाला डायग्राम आप बहुत आराम से बना सकते हो। समझ में आ गया? चलिए भाई, ये था पूरा का पूरा आपके सामने जो कैसे पेपर को करना है। पेपर को करने की कला होती है, क्या होती है? पेपर को करने की कला होती है, और उस कला को निपुण बनाना चाहता हूं आपको कि आप अच्छे से समझ सको। समझ में आ गया? अब अपन देखेंगे सिलेबस को। अब अपन देखेंगे कि सिलेबस आपके सामने क्या रहने वाला है। पहले वाला प्राचीन सभ्यताएं एवं स्रोत, क्या है जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें प्रश्न आते हैं प्राचीन सभ्यताओं व स्रोत से संबंधित, जिसमें आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्रकालीन संस्कृतियां, कौन कौन सी संस्कृतियां, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि एक बार आप अच्छे से समझ में आ जाए। यूनिट फर्स्ट में आपके सामने जो आपका है उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृतियां किससे संबंधित? राजस्थान से संबंधित। राजस्थान से संबंधित पूरा पाषाण काल में क्या होता है, मध्य पाषाण में क्या देखने को मिलता है, और ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृति है उसमें क्या देखने को मिलता है, ये वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाला मत्स्य जनपद और गणतंत्रीय जनजातियां, मतलब जो मत्स्य जनपद हुआ करता था, क्या हुआ करता था? मत्स्य जनपद। जो अलवर भरतपुर जयपुर वाला जो जनपद आपके सामने देखने को मिलता है उससे संबंधित, और गणतंत्रीय जनजातियां कैसे देखने को मिली समय के साथ, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, उससे संबंधित आपके सामने सिलेबस में पॉइंट देख करते आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला। समझ में आ गया? जहां पर ऐतिहासिक स्रोत, जो आपके सामने ऐतिहासिक स्रोत हैं जो अलग अलग समय पर आपके सामने मिले हैं, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट है आपका सिलेबस के अंदर। यूनिट फर्स्ट में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल संस्कृतियां हैं, मत्स्य जनपद, गणतंत्रीय जनजातीय व ऐतिहासिक स्रोतों का सर्वेक्षण देखने को मिलता है। यहां पर आपके सामने बात करें कालीबंगा, गणेश्वर और आड़ जैसी और बालाथल जैसी आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने जो संस्कृतियां देखने को मिलती है, सभ्यताएं देखने को मिलती है, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें जिनको आपको पढ़ना चाहिए। पहला प्रश्न है भैया आपके सामने राजस्थान के इतिहास के, थोड़ा सा जूम कर देते हैं अपन। पहले वाला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? राजस्थान में कौन कौन सा, राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से प्रमुख स्रोत मिले, कौन कौन से मेन सोर्स आपके सामने मिलते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्या करना है? उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, क्या करना है? डिस्क्राइब करना है मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान है उससे संबंधित। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, राजस्थान के प्रा ऐतिहासिक संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन द प्री हिस्टोरिकल कल्चर ऑफ राजस्थान। क्या करना है? प्री हिस्टोरिकल आपके सामने जो कल्चर है ना, प्रागैतिहासिक काल है उससे संबंधित आपके सामने राजस्थान का क्या कल्चर रहा है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में आएगा भाई, पढ़ लेना। अगले वाले की बात करें, कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। जो कालीबंगा सभ्यता है उससे संबंधित आपके सामने उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने प्रश्न है, ये एग्जाम में आएगा, ये तो लिख के ले लो, आएगा कालीबंगा सभ्यता वाला। तो समझ में आ गया? सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न यही है, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ कालीबंगा कल्चर। कालीबंगा कल्चर है उसके क्या कौन से मेन फीचर होते हैं, क्या होते हैं उसके, कौन कौन से आपके सामने मेन फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। समझ में आ गया?
देख लो भाई, आपके सामने अलग अलग प्रकार की चीजें सभ्यता में निकलती थी ना, गड़े हो गए आपके सामने, कैंपस वगैरह तो नहीं निकलते थे, ये सब चीजें नहीं निकलती थी भाई, आपके सामने शिलालेख वगैरह निकलती है, पेंटिंग वगैरह निकलती थी। समझ में आ गया, उनके बारे में आपको बता देना है। चलिए अगले वाले की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, किसकी तरफ, यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, जहां पर क्या होता है, यूनिट नंबर सेकंड के अगर अपन सिलेबस की बात करें तो राजपूतों का उदय होता है और उनका प्रतिशोध देखने को मिलता है, मतलब वो कैसे युद्ध करते हैं आपके सामने, और राजपूतों का उदय कैसे होता है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो राजपूत हैं, क्या है, जो राजपूत है उनका उदय कैसे होता है, राजपूतों का उदय कैसे होता है और वो आपस में कैसे प्रतिशोध करके लड़ाई लड़ते रहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति कैसे, उसमें गोइल, गुज्जर वंश और प्रतिहार और आपके सामने चौहान वंश, कौन से अलग अलग प्रकार के जो वंश होते हैं राजपूतों की उत्पत्ति देखने को मिलती है, उसमें गोइल वंश हो गया, गुज्जर, प्रतिहार और चौहान वंश है, उससे संबंधित आपके सामने जो प्रश्न है या पॉइंट है वो सिलेबस में आपको दे रखा है। क्या है, ये पॉइंट आपके सिलेबस में दे रखे हैं, राजपूतों की उत्पत्ति गोइल, गुज्जर, प्रतिहार व चौहान वंश से संबंधित। अगले वाला है महाराणा कुंभा के अधीन मेवाड़, मतलब महाराणा, कौन सा, महाराणा कुंभा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। फिर महाराणा कुंभा के बाद में महाराणा सांगा, कौन सा भाई, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का युग, महाराणा सांगा का युग है, उस उनके समय क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली महाराणा सांगा के टाइम में, उससे संबंधित आपके सामने लगभग प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, इससे संबंधित आपके सामने सिलेबस में पॉइंट है। फिर महाराणा प्रताप, कौन से भाई, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता संग्राम, महाराणा प्रताप ने कैसे अकबर के सामने जो युद्ध लड़ा उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसका आपके सामने कैसे स्वतंत्रता संग्राम में उसने काम किया, है ना। फिर आपके सामने चंद्रसेन का प्रयास, किसका, चंद्रसेन का आपके सामने जो प्रयास किया गया था, उनके द्वारा जो युद्ध किया गया था, स्वाई जयसिंह का योगदान, और राजस्थान के जो आपके सामने जो जयपुर की जो आपके सामने स्वाई जयसिंह है, जो वैज्ञानिक पद्धति उनके द्वारा या खगोल विद में जो आपके सामने प्रसिद्ध थे, उनके स्वाई जयसिंह है, उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया। तो ये आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो राजपूत राजवंश है उससे संबंधित इसमें आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड में प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें गोइल, गुज्जर, प्रतिहार व चौहान वंश से संबंधित, किससे संबंधित, राजपूतों की उत्पत्ति, गोइल, गुज्जर, प्रतिहार, चौहान वंश, महाराणा सांगा का युद्ध, महाराणा कुंभा के अधीन मेवाड़, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता संग्राम और चंद्रसेन के प्रयास व स्वाई जयसिंह का योगदान से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। टिप की बात करूं, 15 नंबर प्रश्नों के निबंधात्मक प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना और इनके द्वारा जो युद्ध लड़े अरे रट लेना उनको अच्छे से, एक एक प्रश्न यहां से युद्ध हो, अगर आपने कोई भी युद्ध हो ना उसको ब्लैक पेन से टाइम के साथ लिख कराओगे, उनके बकायदा टाइम लाइन के साथ लिख कराओगे, जो कॉपी जांच करेगा पूरे में से पूरे नंबर देगा। समझ में आ गया। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले प्रश्न की बात करें, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, मतलब राजपूतों की जो उत्पत्ति होती है उससे संबंधित अलग अलग इतिहासकार, क्या अलग अलग जो इतिहासकार हुए उनके क्या क्या मत रहे, उनके मतों के बारे में बताना है, उनका क्या क्या मत रहा उसके बारे में आपको बताना है। तो राजपूतों की उत्पत्ति में विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करनी है, अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो थ्योरी दी गई, क्या दी गई, अलग अलग प्रकार की जो थ्योरी दी गई उसके बारे में आपको बताना है, किसके, ओरिजिन ऑफ राजपूत, कैसे राजपूतों का ओरिजिन होता है उससे संबंधित, कैसे जो राजपूत हैं उनके ओरिजिन से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़े, महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता संग्राम का मूल्यांकन कीजिए, मतलब महाराणा प्रताप ने आपके सामने कैसे अकबर के समक्ष युद्ध लड़ा। यह प्रश्न हल्दी घाटी से संबंधित भी आ सकता है कि महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए, यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। इवेलुएट द स्ट्रगल ऑफ महाराणा प्रताप इन इंडिपेंडेंस, कैसे महाराणा प्रताप ने आपके सामने स्ट्रगल किया, आपके सामने अपने स्वतंत्रता के लिए, कैसे उन्हें इंडिपेंडेंस की लड़ाई के अंदर, किसके अंदर, स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर उनका क्या योगदान रहता है, ये उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिशोध का वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो राजस्थान है, क्या है, जो राजस्थान है, जो राजस्थान है उसमें जो मुस्लिम आपके सामने क्या हुए, जो मुस्लिम आपके सामने इन्वेजन हुआ,
क्या हुआ, मुस्लिम जो इन्वेजन हुआ उस वो कैसे देखने को मिलता है, उसका कैसे प्रतिशोध, मतलब कैसे राजस्थान के राजपूत राजवंशों ने कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों का समय समय पर आपके सामने उनका क्या किया, विरोध किया, उनके सामने प्रतिशोध लड़ा। समझ में आ गया। तो ये खूबसूरत सी पिक्चर है भाई आपके सामने महाराणा प्रताप की। चलिए भाई यूनिट नंबर 3 की बात करें। यूनिट नंबर 3 में आपके सामने क्या, यूनिट नंबर 3 में क्या क्या सिलेबस में देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 3 में समाज कला व वास्तुकला से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित, समाज कला व वास्तुकला से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले आता है मंदिर वास्तुकला, अलग अलग प्रकार की जो मंदिरों की जो वास्तुकला उससे संबंधित, दुर्गों के निर्माण कला के आपके सामने प्रश्न, और भक्ति आंदोलन, कौन सा, भक्ति आंदोलन, जिसमें मीरा और दादू से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 3 में क्या आता है, जो अलग अलग प्रकार के जो मंदिर है उनकी वास्तुकला से संबंधित प्रश्न है, दुर्गों की वास्तुकला से संबंधित प्रश्न है, और अलग अलग प्रकार के जो आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, अलग अलग प्रकार का नहीं, सिर्फ भक्ति आंदोलन, जिसमें मीराबाई और दादू, किसका, मीराबाई का और दादू का आपके सामने क्या योगदान रहता है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जिसमें उसके बाद में मराठा के द्वारा आक्रमण किया गया राजपूत रियासतों पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और अंग्रेजों का कैसे आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं राजपूत राजवंश, उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो 3 टाइप के प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला, दुर्ग वास्तुकला, भक्ति आंदोलन। उसके बाद में जो मराठा आक्रमण करते हैं राजस्थान में उससे संबंधित प्रश्न भी आता है। उसके बाद में राजपूत रियासतों का कैसे प्रभाव पड़ता है, राजपूत रियासतें आपस में बटी हुई थी, आपस में युद्ध लड़ रहे थे, मराठाओं ने उसका फायदा उठाया, उन्होंने आक्रमण किया, उनसे जो चौथ और आपके सामने जो कर हुआ करता था सरदेसाई वसूला, जिसके वजह से जो जनता परेशान हो गई, और आपके सामने जो राजपूत राजवंश है उनके जो सामंत हुआ करते थे वो भी उनकी बात नहीं माना करते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, जो आपके सामने अंग्रेजों की क्या आधिपत्य स्वीकार कर लिया, संधि कर ली। वो अंग्रेजों का कैसे आधिपत्य स्वीकार करते हैं उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। किसमें, यूनिट नंबर 3 में। समझ में आ गया, ये सिलेबस रहता है आपका पूरा का पूरा, जिसमें एक एक प्रश्नों की बात करें आपके सामने। पहला प्रश्न है, राजस्थान की मध्यकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या करना आपके सामने, राजस्थान की मध्यकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति कैसे रही। जो मध्यकाल, कौन सा युग, जो मध्यकाल का आपके सामने जो युग आता है, मिडेवियल पीरियड आता है, कौन सा पीरियड आता है आपके सामने, जो मिडेवियल पीरियड आता है उसके अंदर आपके सामने राजस्थान की आपके सामने कैसी सिचुएशन रहती है, किसकी, राजस्थान की आपके सामने सिचुएशन कैसी रहती है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल कंडीशन, इसमें आपको सामाजिक व सांस्कृतिक संस्कृति के बारे में बताना है कि समाज कैसे हुआ करता था, उस समय की संस्कृति कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में आपको बताना है राजस्थान की मध्यकालीन समय के अंदर। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, राजस्थान में मराठा आक्रमण के कारणों व उनके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, जो राजस्थान है, क्या है, जो राजस्थान है उसमें मराठाओं का आक्रमण कैसे होता है, किनका, मराठाओं का, मराठा आक्रमण कैसे देखने को मिलता है, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं और उनके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, कैसे मराठाओं ने राजस्थान के ऊपर आक्रमण किया, उसका क्या प्रभाव देखने को मिला और उसके पीछे क्या क्या कारण थे मराठाओं के आक्रमण के पीछे। एनालाइज द कोज एंड इंपैक्ट ऑफ मराठा इंसर्जन इन राजस्थान, तो मराठाओं का इंसर्जन देखने को मिलता है, उसको एनालाइज करना, आपको क्या करना है, एनालाइज करना, आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, राजस्थान में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना तथा उनके परिणामों की विवेचना कीजिए। क्या करना है, जो राजस्थान है, राजस्थान में जो आपके सामने अंग्रेज ब्रिटिश सुपरमेसी देखने को मिलती है ना, वो कैसे देखने को मिलती है। एक्सप्लेन द एस्टेब्लिशमेंट और एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी इन राजस्थान, समझ में आ गया। तो कैसे एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं ब्रिटिश अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने के, समझ में आ गया। तो ये राजस्थान का आपके सामने इसमें प्रश्न वही है, 1200 से लेकर 1750 एडी तक इसमें मराठाओं का इन्वेजन, इंपैक्ट ऑफ राजस्थान का स्टेट पे और ब्रिटिश सुपरमेसी से संबंधित पॉइंट देखने को मिलते हैं। चलिए भाई आखिरी नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने, यूनिट नंबर 4 की तरफ। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसमें प्रश्न आता है प्रशासनिक व न्याय से संबंधित।
1818 के बाद में प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था में कैसे बदलाव आता है? क्या होता है, अंग्रेज अब धीरे धीरे आपके सामने क्या कर लेते हैं, जो राजस्थान है उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय का प्रशासन कैसे रहता है, क्या रहता है, उस समय का प्रशासनिक व्यवस्था कैसे देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे देखने को मिलती है? 1818 के बाद में प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव कैसे देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको बताना है। सामाजिक सुधार, किसके बारे में? सामाजिक सुधार, कैसे समाज में सुधार होते हैं? सती प्रथा, कन्यावध रोग, आर्य समाज का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है? राजस्थान वो राज्य हुआ करता था जिसके अंदर सबसे ज्यादा सती प्रथा की घटनाएं देखने को मिलती थी। किसकी? सती प्रथा की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती थी। जो स्त्रियों का, जो महिलाओं का वध हो जाता था, और आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आर्थिक नीतियां, कौन सी? आर्थिक नीतियां, भू राजस्व बंदोबस्त, नमक और अफीम व्यापार से ब्रिटिश का एक का अधिकार कैसे देखने को मिलता था? किस पे? भू राजस्व का कैसे प्रभाव देखने को मिलता था? नमक और अफीम व्यापार पे ब्रिटिशों ने कैसा अपना कब्जा जमा लिया था? क्यों? सबसे ज्यादा पैसा भाई नमक और अफीम से ही देखने को मिलता था राजस्थान में। फिर 1857 का विद्रोह है। राजस्थान में सैनिक छावनियों में क्रांति, विस्फोट और परिणाम। क्या? 1857 की जो सैनिक छावनियों में क्रांति और विस्फोट और परिणाम कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। समझ में आ गया? तो ये पर्सन है। न्यायिक व प्रशासन में कैसे सुधार हुआ, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियां, 1857 की क्रांति के कैसे जो बदलाव है वो देखने को मिलते हैं। प्रश्नों की बात करें भाई, जिनको आपको पढ़ के जाना है। 1818 के बाद राजस्थान में प्रशासनिक व न्यायिक परिवर्तनों के बारे में बताइए। क्या बताना है? 1818 के बाद में राजस्थान में कैसे प्रशासनिक बदलाव आता है, कैसे न्यायिक बदलाव आता है। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल चेंजेस इन राजस्थान 1818। 1818 के बाद में कैसे बदलाव देखने को मिलता है? राजस्थान में सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा व कन्यावध की समस्या का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? जो राजस्थान में सती प्रथा और जो कन्यावध की समस्या थी उसके बारे में आपको बताना है। एनालाइज द सोशल रिफॉर्म लाइक सती प्रथा एंड फीमेल इनफेक्टिसाइड इन राजस्थान। 1857 के विद्रोह में राजस्थान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द रोल ऑफ राजस्थान इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सारे पर्सन है भाई। इसमें आपके सामने अगर एक बार आपको क्रिस्प रिवीजन के बारे में आपको बता देता हूं, जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले आपके सामने उद्गम, भाई राजस्थान में जो प्रागैतिहासिक संस्कृति हुआ करती थी उसका फाउंडेशन देखने को मिलता है। फिर राजपूतों को उदय के बारे में अपन पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 में। फिर संस्कृतियों का विकास कैसे होता है, मराठाओं का संकट कैसे देखने को मिलता है ना। फिर आपके सामने जो ब्रिटिश संधिया और 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। तो यहाँ ये आपके सामने जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, इसकी शुरुआत से लेकर इसमें पहले यूनिट में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सेकंड है उसमें मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो थर्ड और फोर्थ में अपन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? पार्ट ए होता है, इसमें आपके सामने सटीक तथ्य लिखना, कोई फालतू कहानी नहीं लिखनी है। पार्ट बी में विशेषताओं के साथ स्पष्ट बुलेट पॉइंट लिखने हैं। पार्ट नंबर सी में प्रश्नों की उत्तरों की शुरुआत करें, एक मजबूत आकर्षण, और आपके सामने मैप वगैरह अगर आपको मिले तो जरूर से करना। इतिहास में रटना नहीं, रणनीति समझ से जीता जाता है, ये तो खैर एक पॉइंट है, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। एकदम 2D मैप के माध्यम से एकदम आपको सारी की सारी चीजें समझा दी हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। क्या कर दो? चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।